हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है डेंसिटी ऑफ लैटिस मेटल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जहां तक अपन लोगों ने पढ़ा था, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ लैटिस मेटल। सॉलिड स्टेट अपन लोग पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ लैटिस मेटल। ये टॉपिक है। मैंने साइड में एक क्वेश्चन भी लिख के रखा है, ये अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले डेंसिटी ऑफ लैटिस मेटल के बारे में देख लेते हैं। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है इन सॉलिड स्टेट। मींस किसी भी मेटल का डेंसिटी लैटिस के अंदर क्या होता है वो फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें पहले से तुम पढ़ते आ रहे हो क्या डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल, मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो सब लोग पढ़ते हो। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मुझे ये पूछ रहा हूं मैं, एक प्रॉपर्टीज होती है डेंसिटी के लिए। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज अगर मैं बताऊं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ते हैं दो टाइप की प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोला मैंने, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है कि ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे। तो मैं इसके लिए इंटेंसिव के लिए क्या लिख रहा हूं, डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, अभी अपन देख लेंगे। और एक्सटेंसिव के लिए क्या लिखूंगा, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा उसे बोलेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो टाइप की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। थर्मोडायनेमिक्स में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पे क्या है, मुझे काम आएगा कि मैं बोलूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी जो अपना है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अपना डेंसिटी जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिव का मतलब क्या है कि यहां पर डेंसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या है कि अगर मैंने एक क्यूब ले लिया और उस क्यूब का डेंसिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, एक क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, और मैंने क्या ले लिया, एक लैटिस ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे क्यूब हैं, एक लैटिस ले लिया, बहुत सारे क्यूब। मैंने बताया था तुम्हें लैटिस बनता है यूनिट सेल के। यूनिट सेल तो सिंपलेस्ट यूनिट था ना, बहुत सारे यूनिट सेल को कंबाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, लैटिस। और लैटिस ले लिया, तो बताओ डेंसिटी लैटिस की जो होगी वही यूनिट सेल क्यूब का होगा क्या, क्यूबिक यूनिट सेल का होगा डेंसिटी क्या। तो ऑब्वियस है सेम होगा दोनों का डेंसिटी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर, सिंगल क्यूब है या अमाउंट ऑफ मैटर पूरा लैटिस है, कंप्लीट लैटिस है, दोनों के लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर पे डेंसिटी डिपेंड करता ही नहीं है। समझ में आया क्या, अमाउंट ऑफ मैटर पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है। तो इस रीजन से अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अमाउंट कुछ भी रहे, इसका कुछ भी अमाउंट मास होगा ना, मास, अमाउंट का मतलब है मास, इनका मास और कंप्लीट लैटिस का मास, डबल ट्रिपल कुछ भी रहे, डेंसिटी तो दोनों का सेम ही होने वाला है। एक यूनिट सेल का ले लो या 4 यूनिट सेल का ले लो या एक लैटिस का ले लो, कंप्लीट 1 लैटिस का, उन सब का डेंसिटी तो सेम ही होने वाला। सेम लैटिस लेना है, मींस इसी यूनिट सेल से बना हुआ लैटिस लेना है तुम्हें। क्लियर है सबको, क्या बोल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है ना, बताओ कुछ डाउट तो नहीं आना चाहिए। तो इस बेसिस पे अपना जो फॉर्मूला आएगा ये देखो, अभी तो मैंने ये वाला पार्ट लिख लो सब लोग कि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में बहुत सारा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर आएगा तुम्हारा। लेकिन यहां पे तुम क्या याद रखोगे, डेंसिटी जो है अपना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तुमने यूनिट सेल का डेंसिटी फाइंड आउट किया या लैटिस का डेंसिटी फाइंड आउट किया, सेम होगा दोनों। तो अभी मैं क्या लिखूं, मास, बताओ मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मास को रिप्लेस करके लिखूंगा मास ऑफ एटम, जो अपन ने क्या लिया, एक यूनिट सेल का फाइंड आउट कर लेते ना, लैटिस से अच्छा है क्या यूनिट सेल का फाइंड आउट कर लेते और वो वाला पार्ट अप्लाई कर देंगे। तो यूनिट सेल में क्या अरेंज्ड है, यूनिट सेल में अरेंज्ड क्या है, एटम्स अरेंज्ड है, तो उन एटम्स का क्या ले लोगे, मास लोगे।
ठीक है, जो भी एटम होगा, सोडियम एक्स एटम, कोई सा भी एटम है उसका मास लोगे, प्लस सॉरी अपॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला होगा अपने डेंसिटी का इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तुम्हें किसी भी लैटिस का या किसी यूनिट सेल का फाइंड आउट करना है डेंसिटी, तो क्या लोगे, उस यूनिट सेल में जितने एटम है उनका मास लो, डिवाइड बाय वो यूनिट सेल का वॉल्यूम लोगे। तो यूनिट सेल तो अपने पास क्यूबिक है, तो क्यूब का वॉल्यूम लेंगे, और मास ऑफ एटम तुम्हें पता है क्या होगा। अब मास ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। मान लो अपने पास कोई सा भी एटम है, सोडियम एटम, सिल्वर एटम ले लिया, सोडियम एटम ले लिया, कॉपर एटम ले लिया, कोई सा भी एटम ले लिया, उसे अरेंज कर दिया मैंने क्यूब के अंदर, ठीक है। तो उनका अपने को मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास तो पता रहेगा ना। तुम्हें मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है फॉर्मूला, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या मोलर मास, या मॉलिक्यूलर वेट, कुछ भी है, जो भी है, मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, एटम्स होगा तो एटॉमिक वेट होगा। अगर मोलर मास सिंपल यूज कर सकते हैं, मोलर मास यूज कर सकते हो एटम्स के लिए, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके बाद मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए। यहां पे इतना काम आएगा। मैंने क्या बोला, मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एन ए क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर तुम्हें पता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 6 इंटू 10⁻23, 6.02 या 01 इंटू 10⁻23 इनकी वैल्यू होती है। क्लियर है सबको। तो अपना एक मोल्स, ये एन इज मोल्स, तुम्हारे पास, तुमने 11th में पढ़ा है इसके बारे में, डिटेल में पढ़ा है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट ले लो, इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। तो बोलोगे ये वाला पार्ट सर अब ये यहां पे क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसी से अपन वेट मास जो होगा एटम को फाइंड आउट करेंगे, इसी से अपन एटम का मास फाइंड आउट करेंगे। तो वो मास कैसे फाइंड आउट करें, ये बताओ, सोचो सब लोग, क्या होगा बताओ, मास ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करो, सोचो सब लोग, कैसे, किसी के दिमाग में आया कैसे करना है फाइंड आउट। तो मास ऑफ एटम देखो ना, मास का मतलब वेट, वेट ऑफ एटम, किसी भी एटम का वेट क्या होगा, अगर मुझे एन पता है, नंबर ऑफ एटम्स पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पता है, एन ए की वैल्यू पता है, और एटॉमिक वेट तो सबका पता होता है। तो मैंने क्या किया, वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इस साइड अब लिख रहा हूं मैं, वेट और मास दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। तो वेट और मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन अपॉन एन ए इंटू एटॉमिक वेट, ठीक है, ये बनेगा क्या। तो अब डेंसिटी इज इक्वल टू जो आएगा, मास ऑफ एटम की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो अपन सॉलिड स्टेट में लिखते हैं वो क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये एन की जगह पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन ए। ये तो आ गया मास ऑफ एटम, ठीक है। और मास ऑफ एटम को तुम डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ये आ गया, ए क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो फाइनल अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को अपन जेड से डिनोट करते थे, एटॉमिक वेट रहेगा डिवाइड बाय एन ए इंटू ए क्यूब, वेयर ए क्या है, एज लेंथ है ए, जेड क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, ए डब्ल्यू का मतलब क्या है, एटॉमिक वेट, ए डब्ल्यू को एटॉमिक वेट लिख सकते हो, या मोलर मास लिख सकते हो, या मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो। तो जो भी होगा मास, मॉलिक्यूलर वेट देंगे तुम्हें, वो तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है सबको। डेंसिटी का फॉर्मूला अभी से याद रखना, ये फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे 12th में भी आएंगे एग्जाम में, और नीट में भी आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्मूला से डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ पूछते हैं एग्जामिनर। तुम देखो अभी मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें दिया है, अब वो क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर वाला क्वेश्चन, ये सब लोग लिख लो फॉर्मूला। फाइनल मैं ये रब कर रहा हूं, सब लोग लिखने के बाद रब कर दूं मैं। अब मैं इसमें तुम्हें डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूं। मैंने डेरिवेशन कर दिया कैसे डेंसिटी का फॉर्मूला आया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें फाइनल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स
इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब। अब देखो ये फॉर्मूला जो लिखा है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो पता रहता है अपने को। अगर एससीसी दे दिया, कोई एटम क्रिस्टलाइज है एससीसी में, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होगा। अगर बीसीसी दे दिया तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा, और एफसीसी दे दिया तो 4 होगा। मैंने क्लियर कराया था पहले से, तो जेड तो तुम्हें पता रहता है। एटॉमिक वेट है, फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, जेड इंटू एटॉमिक वेट अपॉन एन इंटू ए क्यूब। अब अपने को ये क्या है, यहाँ पे ये सोचना होगा कि z क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मैंने पहले से बता दिया। फिर एटॉमिक वेट AW तुम्हें क्वेश्चंस में दिया रहेगा, किसी का भी एटॉमिक वेट है, तुम्हें कुछ याद भी रखना पड़ सकता है, और कोई क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस में एटॉमिक वेट दे के रखते हैं। एटॉमिक वेट और मोलर मास सेम है। नेक्स्ट नीचे Na का वैल्यू पता है 6 × 10⁻23, और ए तुम्हें एग्जाम में देंगे। ए क्या है, ए का मतलब क्या है, एज लेंथ। ए क्या है, एज लेंथ, एटॉमिक वेट, और Na एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सबके बारे में पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक वेट कभी भी लेना है तुम्हें तो ग्राम में लेना है, और एज लेंथ लेना है सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा यूनिट डेंसिटी का, कभी भी डेंसिटी का यूनिट लोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लोगे। क्लियर है सबको, किसमें लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है डेंसिटी का यूनिट। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते तो तुम्हें पता चल जाएगा बहुत कि क्या क्या कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन है व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो हिंट क्या दे रहा है कि जब गोल्ड क्रिस्टलाइज हो रहा है वो कैसा क्यूबिक सेल फॉर्म कर रहा है, फेस सेंटर्ड। तो तुम्हें फेस सेंटर्ड से तुम्हें पता चल जाएगा ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, इसका मतलब Z क्या होगा, 4 होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4। देन द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। तो यूनिट सेल का एज लेंथ ए है, क्या है, 408 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में चेंज कैसे करोगे, 10⁻12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में चेंज हुआ। और सेंटीमीटर में चेंज कैसे करोगे, 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। क्लियर है सबको, ये अपन ने ए फाइंड आउट कर लिया। क्यों सेंटीमीटर में लिया समझ में आया, क्योंकि अपने को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर चाहिए। अब तुम्हें फॉर्मूला क्या पूछा है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, Z इंटू एटॉमिक वेट अपॉन Na इंटू ए क्यूब। Z दिया हुआ है 4 इंटू एटॉमिक वेट क्या है 197 दिया। देखो मोलर मास दिया हुआ है गोल्ड का, मोलर मास गोल्ड का दिया हुआ मीन्स 197 रखोगे। फिर नीचे क्या आ जाएगा, Na 6 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब 408 इंटू 10⁻10 का क्यूब, 408 इंटू 10⁻10 का क्यूब। अब इससे यहां पे क्या आएगा फाइनल, अपन इस साइड लिख लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 इंटू 197 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 408 इंटू 10⁻10 है, -10 का क्यूब। अब देखो -10 को कभी भी क्वेश्चन रखना है तो ये देखो इस साइड 23 है, तो तुम इस साइड 8 कर दो, ये 10⁻10 को 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4.08 आ जाएगा। 4.08 इंटू 10⁻8 लिख सकते हो इसे। ठीक है, ये तुम्हें सॉल्व करना बता रहा हूं मैं। ठीक है, 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको। तो अब ये फाइंड आउट करना इजी रहेगा, 4 इंटू 197 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, फिर 16 इंटू 4 करोगे तो 64 आएगा। तो अप्रॉक्स 64.08 है, 65 66 के अप्रॉक्स आएगा इंटू 10⁻24, 8 3 24। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आता है। वो मैंने डायरेक्ट लिखा दिया। तो याद रखना कि जब भी नीचे में तुम्हें ए क्यूब सॉल्व करना हो तो 10⁻23 को कैंसिल करने के लिए अपन क्या लिया मैंने, 23 माइनस 24, 10⁻1 हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा, तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो ट्राई करना कि उस फॉर्म में तुम उसे कन्वर्ट कर पाओ। क्लियर है सबको, ये अपना कंप्लीट हो गया डेंसिटी वाला पार्ट। किसी को कुछ डाउट है पूछ लेना। यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा तभी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इजी है, Z इंटू एटॉमिक वेट अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ओके, हाँ तो बच्चों देखो अभी लास्ट टॉपिक तक अपना कवर हो गया डेंसिटी तक। ठीक है, डेंसिटी तक अपन ने 2 टॉपिक पढ़ा है अभी तक, यूनिट सेल पढ़ा था और एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल।
ऐसा बोलो क्यूबिक यूनिट सेल और क्यूबिक यूनिट सेल का एनालिसिस, जिसमें अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एससीसी पढ़ा था, एफसीसी पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा था। इसके बारे में डिटेल स्टडी हो गया, सबको कुछ, किसी को कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने पैकिंग फ्रैक्शन करवाया था, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए करवाया था, और थर्ड पार्ट क्या कराया था, आर एंड ए के रिलेशन के बाद क्या कराया था, पैकिंग फ्रैक्शन, और लास्ट में डेंसिटी। ये तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन, आर और ए के बीच का रिलेशन और डेंसिटी। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, थर्ड टॉपिक है पैकिंग इन 1D 2D एंड 3D। अब मैंने क्या लिखा है, जो पैकिंग होता है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, अपने पास क्या होगा, एटम्स होंगे, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, ऐसे अपन अरेंज करेंगे। तो वो 1D में अरेंज करेंगे, 1 डायमेंशन में अरेंज करेंगे, 2 डायमेंशन में अरेंज करेंगे और 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे। तो वही देखना है कि एटम्स का अरेंजमेंट 1D में कैसा होता है। तो जो 1D के बाद अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट होता है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो अपन बोलेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने क्या बोला, एटम्स को अरेंज करके अपन क्या स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, जो पैकिंग होगा क्लोज्ड पैकिंग इन 1D, क्लोज्ड पैकिंग इन 2D एंड क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। टॉपिक समझ में आ रहा है सबको, एटम्स को पैक्ड करना है, पैक्ड स्ट्रक्चर में फॉर्म कन्वर्ट करना है। ये बहुत सिंपल सा है, क्लोज्ड पैकिंग इन 1D वाला। क्यों सिंपल सा है, क्योंकि देखो इसमें एटम्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एटम्स जो होंगे 1D में अरेंज होंगे। मींस ये एक सिंपल एक एटम है, टच कर रहा है दूसरे एटम को ऐसा। अब बताओ, यहां पे तो सिंपल 1D में अरेंज है, एटम ए एटम है तो ए एटम सारे अरेंज कर दिया मैंने। तो 1D का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, 1D का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एटम्स अरेंज कर दो 1D में, एक डायरेक्शन में अरेंज कर दिया, तो ये 1D है, क्लोज पैकिंग इन 1D। नेक्स्ट अपने पास क्लोज पैकिंग इन 2D, ये इंपॉर्टेंट है, और 3D वाला इंपॉर्टेंट है। 2D में मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। का मतलब क्या है ये पहले समझा रहा हूं। देखो अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, यहां पे एटम्स अपन अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये एटम्स अपन अरेंज किया, इस साइड देखना। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया, इसके नीचे 2D तभी तो बनेगा, यहां एक ही एक्सिस होगा। देखो एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इस केस में क्या हुआ, ये एक्स है और ये वाई है, दोनों एक्सिस में एटम्स अरेंज होंगे तभी 2D बोलेंगे। क्लियर है सबको, 2D का मतलब क्यों बोल रहे हैं 2D। ठीक है, अब 2D बोला तो मैं इस एटम्स के सेंटर को मैं मीट करवा रहा हूं, इसके सेंटर को इसके साथ मिला दिया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो जब सेंटर को तुमने मिलाया तो तुम्हें कैसा ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर का। इसीलिए अपन इसे क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। ये बोलना जरूरी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, क्योंकि यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, तुमने अभी क्या किया, एक एटम को एक सिंगल लाइन में अरेंज किया तो बोला 1D, एक एटम को सिंगल लाइन में अरेंज किया फिर नीचे भी अरेंज कर दिया तो 2D, 1D 2D। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, 3D का मतलब क्या होगा, मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। एक एटम को सिंगल लाइन में अरेंज किया, फिर इसके नीचे अरेंज किया, फिर इसके ऊपर रखते जाओ एटम, तो 3D हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस बोर्ड में एटम को अरेंज कर दिया, फिर इसके ऊपर रखते जाओगे एटम, तो 3D में भी एटम्स अरेंज हो जाएंगे, तो वो 3D में पड़ेंगे। अभी तुम्हें स्क्वायर क्यों बोल रही है समझ में आ रहा है, तुम्हें हेक्सागोनल। नेक्स्ट मैंने लिखा है 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब क्या है, ये देखो एटम्स अपन ने अरेंज किया है ऐसा कुछ। देखो इस दोनों के खांचे में मैं डाल रहा हूं एटम्स, इन दोनों के डिप्रेशन वाले पार्ट में एटम्स को रख रहा हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम इसके नीचे रखोगे, जस्ट इसके नीचे रखोगे एटम को, ए एटम रखा तो ये ए एटम ही होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जस्ट इसके रख रहे हो, यहां पर ए एटम रखा तो इसके जस्ट नीचे रखते हो तो ए एटम होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एटम हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि नीचे नहीं रखा, 2 एटम के बीच में रखा है। क्लियर है। अब सारे के सेंटर को मैच करो, 1 2 3 4 5 6, 1 सेंटर ऐसा कुछ आएगा, क्या बन गया बताओ, हेक्सागन बना। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। 2D में 1D, नीचे 2D। समझ में आ रहा है क्या, 1D 2D। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, ये 1D और 2D में। ठीक है, अब देखो क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ना क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, और मैंने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में क्या लिखाया था, वॉल्यूम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना वॉल्यूम, याद है तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ एटम्स किसमें, एक क्यूबिक यूनिट सेल में जितना होगा वॉल्यूम ऑफ एटम का जितना वॉल्यूम होगा
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो अगर इसमें क्या बोलोगे, एटम का कितना पार्ट है ऑक्युपाई कर रहा है, इस स्क्वायर के अंदर एटम का कितना पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है, ये फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, फिर से भी करवा रहा हूं कि जिसे समझ में नहीं आया था वो यहां देख लो। यहां एटम का रेडियस r है और इनका साइड a है, तो a इज इक्वल टू 2r हो सकता है। अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम या एनी पार्टिकल्स, एरिया ऑक्युपाइड बाय एनी पार्टिकल्स डिवाइड बाय एरिया टोटल एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स क्या लिखोगे, एटम्स का एरिया क्या है, ये 1/4 है, बोला था π/4, πr²/4 होगा, πr²/4, 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 तो 4 इंटू πr²/4 आया, ये एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम आया, डिवाइड बाय टोटल एरिया क्या आएगा a²। बताओ ऐसा ही लिखोगे तो क्या 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा πr² अपॉन a²। a को क्या लिख सकते हो, a को बताओ 2r लिख सकते हो, 2r का स्क्वायर, तो πr² अपॉन 4r², r² कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया π/4। ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या आया किसका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी आता है π/4। अपने लिए क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, तो यहाँ एरिया वाला पार्ट क्यों लिया, क्योंकि 2D है, 3D में होता तो वॉल्यूम लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या, 3D में अगर होगा तो वॉल्यूम लेंगे 3D वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन 2D वाले स्ट्रक्चर में अपन क्या लेंगे एरिया लेंगे, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन टोटल एरिया। क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये अपना आ गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डायरेक्टली आंसर याद रखेंगे, 74% होता है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, साथ में देख लेंगे। तो मैं ये दोनों के बारे में पता चल पा रहा है सबको। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स समझ में आ रहा है ना, मैंने एटम्स कैसे अरेंज किया, इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। एटम्स को मैंने इस लाइन में अरेंज किया, जस्ट इसके नीचे अरेंज किया तो स्क्वायर बन गया, लेकिन मैंने एटम्स के बीच में अरेंज किया तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गया। क्लियर है सबको, ये अपना हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D और क्लोज पैकिंग इन 1D। अब अपन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3D। यहाँ पे 3D इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। हाँ बच्चों, क्लोज पैकिंग इन 1D और 2D हो गया सबका। अब अपन 3D स्टार्ट करते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3D। ये वाला डिटेल में डिस्कस करना है हेक्सागोनल का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो मैंने क्लोज पैकिंग इन 3D वाले में एक लिखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा क्या लिखा था, दूसरा क्या था अपने पास हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसे शॉर्ट फॉर्म में HCP अरेंजमेंट लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा HCP, और इसे लिखते हैं SCP। क्लियर है सबको। देखो स्क्वायर वाला इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा मैं फास्ट डिस्कस करूंगा इसके लिए। यहां पे स्क्वायर के लिए क्या बताया था तुम्हें, एटम्स को अरेंज करना है। कैसे एटम्स को कैसे अरेंज करोगे, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, अभी तक तो ये 2D है ना, बताओ अभी तक तो ये 2D अरेंजमेंट है, क्योंकि मैंने 1D 2D में अरेंज किया है एटम्स को। 3D कब बनेगा ये एटम इमेजिनेशन करो, ये 2D क्यों बोल रहा हूं, ये वाला एक्सिस है x, ये वाला एक्सिस है y। ठीक है, z एक्सिस में आएगा तो 3D आएगा, तो मींस इसके जस्ट ऊपर एटम रखोगे। अब अपने पास तो 3D वाला पार्ट या एटम का पार्ट तो है नहीं जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ये समझना। इसके ऊपर जस्ट एटम रख दिया, तो रेड वाला जो एटम है अपना वो क्या है, रेड वाला जो एटम है वो क्या है, सेकेंड एटम है, जस्ट इसके ऊपर अरेंज है। ठीक है, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, थोड़ा 3D वाला अरेंजमेंट मैं यहां पे बता रहा हूं थर्ड डायग्राम में, समझना। इसमें तुम्हें कैसा दिखेगा, ये एटम रहेगा, 3D इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखो अच्छे से। यहां पे एटम्स कैसे अरेंज रहेंगे, देखो ये वाला, समझ में आ रहा है क्या सबको, इसके नीचे है एटम, और ये वाले ऊपर सेकंड इस वाले एज पे कॉर्नर पे, मींस SCP का जो अरेंजमेंट, सॉरी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल था ना, सिंपल में 4 एटम पीछे है। ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूं, देखो अच्छे से, फिर से एक बार समझना अच्छे से एक बार, और देखो
इसमें जो है 4 एटम ये वाला, समझना ये ब्लू वाला है, ठीक है, ब्लू वाला, क्योंकि अगर मैं ऊपर एटम रखूं तो तुम्हारा फिर से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वैसा। और जो रेड वाला एटम है वो यहां पे है, और ये वाला एटम ब्लू वाला एटम था, ये जो एटम था ये ब्लू वाला था, पीछे था, ठीक है। तो ऊपर जो है इसके ऊपर कौन सा एटम है, जस्ट इसके ऊपर जो एटम है ये कौन सा एटम है, रेड वाला, तो जस्ट इसके ऊपर रखे अरेंज किया। तो बताओ ये इसके बाद कैसा बन रहा है, जैसे ये एटम रख रहे हो तो क्यूब बन रहा है ना, क्यूब बन रहा है ऐसा 4 क्यूब। ये एटम देखो, ये एटम सेकंड थर्ड फोर्थ, और जस्ट इसके ऊपर रखो, ऊपर रखा और सबके सेंटर को मैच करोगे तो क्यूब बनेगा। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। 3D अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। सबको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ, समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें ये एक्सप्लेन किया हुआ जो सेंटेंस में लिखा हुआ बुक में मिलेगा, तो बुक में पढ़ना, रीड करना, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एटम्स को एक बोर्ड पे पहले अरेंज कर दिया 1D 2D, जस्ट इसके ऊपर रखा एटम, ठीक है। और जैसे तुमने इसके ऊपर रखा एटम तो सेम इसी लाइन में रख रहे हो ना, तो मैंने एक अपने पास 2 लेयर वाले एटम फॉर्म हो गए ना, एक ब्लू वाला जो फॉर्म हुआ उस एटम का नाम रख दिया मैंने ए। तो इसके ऊपर जब तुम एटम रख रहे हो तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम भी ए ही होगा, रेड वाले का। क्यों ए होगा बताओ, इंपॉर्टेंट ये कि क्यों ए रखा, क्योंकि तुमने सेम एटम उसके ऊपर ही रखा है, ऐसा नहीं कि बीच में रख दिया, ऐसा नहीं यहां पे रखा, तुम जस्ट इसके ऊपर रख रहे हो। तो इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं ए डैश 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये समझ में आ रहा है क्या? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पर ए ऐसा एटम है, एक रो में, फर्स्ट रो में ए एटम है, तो जस्ट उसके ऊपर में फिर से वही रो स्टार्ट कर दिया, थर्ड रो भी ऐसा ही बना दिया। जब बी कब बोलोगे, जब तुम ए वाला एटम फर्स्ट ऐसा रखा, फर्स्ट रो में ऐसा रखोगे एटम, यहां पे देखो, फर्स्ट रो में तुमने ऐसा रखा एटम, मैं तुम्हें बी सिखाना चाह रहा हूं, बी कब बोलोगे, ये फर्स्ट रो में है। और अगर तुमने एटम रख दिया ऐसा, कुछ ऐसा रख दिया बीच में, तो ये जस्ट इससे डिफरेंट एटम है, तो अपन इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे। लेकिन जस्ट ऊपर रख रहे हो तो ए और ए, इसीलिए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D अरेंजमेंट। क्लियर है सबको? इतना कुछ डिटेल में पढ़ना नहीं है स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो तुम, बताओ। 2D वाला पहले वाला इजी था, 3D वाला थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि अपन इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है, मींस 3D वाला पार्ट अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मैं भी क्यों नहीं कर पा रहा हूं एक्सप्लेन, क्योंकि अपना बोर्ड ही 2D वाले प्लेन में है। फिर भी मैंने ट्राई किया है तुम्हें कि ये प्लेन है फर्स्ट प्लेन, और इसके ऊपर जो दूसरा वाला जो है ये वाला फेस जस्ट इसके ऊपर है, और ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, मींस ऐसा है, यहां पे भी एटम है और यहां पे भी एटम है। समझ में आ रहा है क्या? अभी तो आ गया होगा, बताओ। नेक्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, लिख लो पहले, डायग्राम अच्छे से बना लो, समझ में आएगा। ये अरेंजमेंट समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि तुमने बोला सर्कल के अंदर सर्कल बना दिया, ये स्फेरिकल एटम है, ये जो है स्फेरिकल एटम है, एक स्फेरिकल एटम है, इसके ऊपर फिर से एक स्फेरिकल एटम रखा, फिर स्फेरिकल एटम रखा, ऐसा रखते जा रहे हो, तो ए एटम, ए रो, फिर ए रो, फिर ए रो, ऐसा बन रहा है। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? बताओ। देन स्टार्ट करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को मैं हटा रहा हूं, मेरा मेन टॉपिक जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे समझे, तो मैंने इसके लिए पूरा हटा दिया डायग्राम, क्लोज पैकिंग इन 3D वाला पार्ट भी हटा देता हूं, मैं ऊपर से एक्सप्लेन करता हूं, तुम्हें समझना। ये वाला पार्ट और कॉम्प्लेक्स है, तो ट्राई करो कि कैसे, इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। तुम एटम को, मैं जो लिख रहा हूं वो देखना, अपने पास ये जो एटम है ऐसा अरेंज है, ठीक है। हेक्सागोनल के लिए तुम्हें बीच में डालना होगा एटम को ऐसा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है एटम को अरेंज किया जो मैंने? अब सोचो क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां पर मैं एटम को फिर से, इसके ऊपर जो एटम रख रहा हूं वो देखना, इसके ऊपर जो एटम रख रहा हूं मैं वो अच्छे से देखना। क्या रख रहा हूं मैं यहां पे, इस गैप के बीच में रख रहा हूं मैं, इस गैप को पहले डेट से बना दिया, इस गैप के बीच में रखा, ठीक है। नेक्स्ट इस गैप के बीच में रखा, नेक्स्ट इस गैप के बीच में रखा है। सबको दिख रहा है क्या?
अब बताओ इस अरेंजमेंट को ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल रहे हैं, मींस एटम को मैंने एक रो में अरेंज कर दिया, ब्लू वाला सबको दिख रहा है, रेड वाला इसके ऊपर से रखा है एटम, ऐसा रखा, ऐसा रखा, ऐसा रखा। क्लियर है सबको? बताओ कुछ डाउट है तो पूछो। ऐसा रखा है। अब तुम क्या करो, पहले इसके सेंटर को तो मैच कर दो। ये 1 2 जो अपना हेक्सागन बन रहा था, इसलिए तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बोले थे। ये कुछ हेक्सागन क्लोज पैकिंग बना है ना? बताओ समझ में आ रहा है क्या? हेक्सागन नहीं बना क्या? फिर से देखो, ये अपना एक हेक्सागन बन चुका है, पहले से बनाया था ये वाला, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। हेक्सागन बना था, तो हेक्सागनल वाले में 2D वाले में ऊपर से एटम रखा, गैप में रखा है, और इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, जब 2 एटम या 3 एटम के बीच में जो स्पेस रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है, उसे क्या बोलते हैं, वॉइड। तो वॉइड के ऊपर रखा एटम, यहां पे एक वॉइड के ऊपर रखा, एक वॉइड के ऊपर एटम रखा, तो यहां रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है, समझना यहाँ पे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग सुनो अच्छे से। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, एक पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास थर्ड जो रो एटम होगा, ये फर्स्ट रो था। अब मैं इस अरेंजमेंट को, अगर मैं इस एटम को ए रो बोलूं, तो जो रेड वाला होगा उसे ए बोलोगे या बी बोलोगे? सब लोग सोच के बताओ, ए बोलोगे या बी बोलोगे? अगर मैं इस ब्लू वाले के ऊपर ही ब्लू वाला एटम रखता तो मैं ए बोलता, समझ में आ रहा है क्या? ब्लू वाले के ऊपर ब्लू रखता तो ए एटम बोलूंगा, ए रो बोलूंगा, लेकिन अभी ये ए रो नहीं होगा, ये अपना कैसा रो हो जाएगा, बी रो होगा। ठीक है, मीन्स बी रो, ए रो और बी रो, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मैंने बोला कि इसके आगे तुम्हें थर्ड रो में एटम रखना है, तो तुम्हारे पास कैसी कैसी पॉसिबिलिटी है जहां पे एटम तुम रख सकते हो। तो मैं ये बोल रहा हूं, मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि जिस रो में पहले ए वाले रो में था, वहां पे ही मैंने एटम रख दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिर ए रखा, समझ में आ रहा है? ये मैं बना नहीं सकता हूं, समझो कि इसके ऊपर से फिर से ब्लू वाला रो वाला एटम रख दिया है। क्लियर है? देन फिर रेड वाला फिर से रखना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर से गैप क्रिएट होगा इसके बीच में, तो फिर से रेड रख दिया, फिर तुम ब्लू रख दिए, फिर रेड रख दिए, तो ऐसे रो कैसा बनेगा, ए देन बी देन ए देन बी। तो कैसा अरेंजमेंट बोलोगे, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर है सबको? ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है इसका। तो मैं इस पॉइंट में हेक्सागन क्लोज पैकिंग में मैं 2 अरेंजमेंट हो सकता है, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर है सबको? पॉसिबल है फर्स्ट। अब क्या करो, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने क्या किया है एटम को, मैंने एटम को क्या किया है, तुम देखो रेड वाला, सब लोग बोर्ड पे देखो, रेड वाला एटम दिख रहा है, रेड वाला तुम्हें एटम दिख रहा है ना, रेड वाले एटम को देखो अच्छे से, और रेड वाले एटम में देखो गैप क्रिएट हो रहा है क्या, रेड वाले एटम में तुम्हें गैप मिल रहा है, बताओ कुछ सा, कोई सा एम्प्टी स्पेस मिल रहा है 3 एटम के बीच में मिल रहा है क्या? देखो दिख तो रहा है अपने को, ये वाला पार्ट, इसे मैं ब्लैक से क्या करता हूं, इसमें ब्लैक, ये स्पेस, तुम क्या कर रहे हो, इसको इसे कवर कर दे रहे हो। तुमने क्या किया, इसके ऊपर से एक एटम रख दिया, थर्ड एटम, जो कि ब्लैक कलर का एटम है। तो समझना कि मेरे पास, तो इसके ऊपर से एक एटम रख दिया, तो बोलो उसे क्या बोलोगे, ए रो बोलोगे या बी रो बोलोगे या सी रो बोलोगे? ए बोलना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि ए के ऊपर ये वाला ब्लू वाला होता तो ए बोलता मैं, रेड वाला होता तो ए बी वाला होता, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं रखा मैंने। जब 3 एटम रेड वाला रखा, इसके ऊपर जो गैप बना है उसके ऊपर एक एटम रख दिया, मतलब ये सी टाइप ऑफ लेयर होगा। तो यानी ये जो अभी बना है पहला वाला, ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा अगर दूसरा अरेंजमेंट बनाऊं, इस साइड बना रहा हूं छोटा सा, तुम्हें बस समझाने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आया, आ रहा है क्या बताओ? नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें यहां आना चाहिए तुम्हें पहले समझ में। ये अपना हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन में मैंने जो भी फर्स्ट रो में आएगा, फर्स्ट रो में तुम्हारे पास वॉइड्स मिल रहे होंगे, उस वॉइड्स के अंदर एटम रखो, उस वॉइड्स के अंदर के ऊपर से एटम रख दो। ये मैंने रख दिया एक एटम, ठीक है, ये मैंने सेकेंड एटम रख दिया, और ये मैंने थर्ड एटम रख दिया, तो 3 एटम हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर से एक वॉइड और मिल रहा है, पहले ऊपर वाला वॉइड देख लो, ये देखो, ये वॉइड मिल रहा था, ये वाला वॉइड मिल रहा था, और एक ये वाला वॉइड मिल रहा था। क्लियर है सबको? तो 2-3 वॉइड मिल रहे थे, अब हमारे पास एक और वॉइड यहां पे मिल रहा है सबको।
तो मैंने इसके ऊपर क्या किया, एक ब्लैक वाला आइटम रख दिया, ब्लैक कलर का, देखो ब्लैक कलर। तो मैंने इस रो को बोला है, सॉरी ये ए रो है, ब्लू वाला ए है, ब्लैक वाला बी है, सॉरी रेड वाला बी है और ब्लैक वाला सी है। तो ये कैसा लग रहा है, ए बी सी। देन फिर से ए वाला लगा दो, फिर से क्या करो तुम, ए वाला अरेंजमेंट लगाओ, फिर बी लगाओ, फिर सी लगाओ, फिर ए लगाओ, फिर बी लगाओ, फिर सी लगाओ। मींस एबीसी रिपीट होगा, एबीसी 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर है सबको। और ये कैसा बन रहा है, ये ए लेयर है और अपना रेड वाला जो है वो बी लेयर है। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये तुम बुक में देखना अच्छे से, डायग्राम सब कुछ समझ में आएगा तुम्हें। बुक वाला डायग्राम देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे 2D में मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, तुम्हें समझ में आ रहा है तो बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें किसी को कुछ डाउट होगा तो वो फिर से मुझे मैसेज कर सकता है, मैं तुम्हें फिर से समझाऊंगा, फिर से वो वाला पूरा पार्ट एक नया वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन तुम्हें, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा होगा। ठीक है, सबको एक आइडिया तो आ गया होगा ना कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे हो रहा है। ए लेयर था, फिर इसके ऊपर से मैंने क्या था, एक वॉइड बना तो मैंने बी अरेंजमेंट, बी वाला आइटम रख दिया, फिर सी रख दिया। क्लियर है सबको? सी रख दोगे तो एबीसी बन जाएगा, और अगर फिर से रिपीट करोगे फिर ए रख दोगे तो एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ये वाला बनेगा। तो यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का दो टाइप का अरेंजमेंट बनता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो टाइप का अरेंजमेंट बनता है, एबीसी टाइप और एबी टाइप। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लो, और ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। सबका हो गया? ये डायग्राम बना लिया ना? ये एबीसी वाला है, ये एबी वाला है। अपने लिए एबी वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहां पे इससे आए हैं क्या कि एचसीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। मींस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, जेड पूछा है। अभी तक अपन ने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। एससीसी में, सिंपल क्यूबिक में 1 था, बॉडी सेंटर्ड में 2 था, फेस सेंटर्ड में 4 था, एंड सेंटर्ड में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हारे 2 था। ठीक है, अब अपने पास क्या आता है, एचसीपी अरेंजमेंट है, सॉरी अपने पास एचसीपी अरेंजमेंट है और इसमें पूछा है जेड क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, और जेड फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तुम्हें ये ए वाला रो दिख रहा है सबको, और ए वाले रो में हेक्सागन दिख रहा है क्या, उस हेक्सागन को मैंने लिख लिया ऐसा। ठीक है, जिसमें सेंटर पे एटम है, हर सेंटर पे एटम है, ये वाला सेंटर, इस देखो इसे। ठीक है, और यहां पे भी एक एटम है। क्लियर है सबको? अब ये वाला रो हो गया। इसके ऊपर वाले रो में तुम्हें रेड वाला 3 एटम दिख रहा है, ना? तो वो 3 एटम को मैंने यहां पे अरेंज किया है, उनका सेंटर लिया है बस। ठीक है, फिर इसके ऊपर से तुम फिर से एक हेक्सागन बनाओगे तो हेक्सागन फिर से एक मिलेगा, जस्ट इसके नीचे। अभी क्यों बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये तुम्हें समझ में आएगा ये वाले स्ट्रक्चर से, कि अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, तुम ये डायग्राम को मैच करोगे तो समझ में आएगा क्या, ये 3 एटम ऐसे है बीच में, ठीक है। हेक्सागन दिख रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऊपर से भी हेक्सागन, नीचे से भी हेक्सागन। मैंने क्या किया, इस डायग्राम को कैसे समझोगे बताओ, इमेजिनेशन कैसा आएगा। सोचो कि ये एक हेक्सागन है, ठीक है, बस तुम्हें ब्लू वाला दिखना चाहिए, ब्लैक कलर का हेक्सागन, जिसमें एटम का है 1 2 3 4 5 6 एटम है और सेंटर पे एक एटम है। फिर तुमने क्या किया, इसके ऊपर 3 एटम रख दिया, 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे ट्रायंगल में, इसलिए मैंने लिखा है 1 2 3 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर एटम है, ठीक है। और सब भूल जाओ, ये सारे ऐसा ही रिपीट होते हैं यूनिट, इसलिए बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। फिर से 1 2 3 रेड वाला एटम है ये, देन इसके ऊपर से फिर से ये वाला एटम रखा, ब्लू वाला रखा, तो वो ब्लू वाला बन गया।
तो मैंने क्या किया, ऐसे वाले अरेंजमेंट को खड़ा कर दिया ऐसा। बताओ समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या किया मैंने, ये वाले अरेंजमेंट ऐसा था, इसे मैंने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया। ये अरेंज करने का काम क्या है, अपने पास जो एटम है, ये वाले सब जो एटम है सब टच कर रहे हैं एक दूसरे को, अपने पास ये टच कर रहा है। दो क्वेश्चन मैंने बोला इसमें आता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी। यहां पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। मेरे को जेड पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है और पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है। तो मैं सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी बता दूं, इसका याद करना है तुम्हें, 74% जो फेस सेंटर्ड का होता था। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी याद कर लो 74%। सेकंड पार्ट, जेड और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करो। तो पहले जेड कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते, वो इजी है। देखो इस सेंटर वाले एटम को के बारे में सोचो, मींस ये वाले एटम के बारे में बोल रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये वाला एटम है, ये वाला एटम देखो कितने एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, मींस 1 2 3 4 5 6 एटम को टच कर रहा है अपने प्लेन में। प्लस नीचे इस जो रेड वाला एटम था, ये जो रेड वाला एटम है, मैं अब ब्लू कर रहा हूं इसे, समझ में आ रहा है क्या? तो रेड वाले एटम को टच कर रहा होगा, ऊपर भी तो रेड वाला एटम होगा, क्योंकि मींस इस लेयर के पीछे भी कैसा होगा, बी अरेंजमेंट ही होगा ना। ये ए अरेंजमेंट है, ये बी लेयर है, फिर ये ए लेयर है, तो इसके ऊपर क्या होगा, बी। तभी तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल रहे हैं हम। तो समझ में आ रहा है क्या? तो ऊपर भी 3 एटम है, नीचे भी 3 एटम है, यानी ये एटम ऊपर 3 एटम को टच कर रहा होगा, नीचे वाले 3 एटम को टच कर रहा है, अपने लेयर में 6 एटम को टच कर रहा है। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। समझ में आया क्या? किसी एटम जितने एटम को टच करता है, अपने नेबर एटम को जितने एटम को से डायरेक्टली टच कर रहा होगा, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये लेयर में, इस लेयर में 6 को टच कर रहा है, नीचे 3 को टच कर रहा है, बी वाले लेयर का 3 एटम को टच कर रहा है, और ऊपर भी बी वाले लेयर का 3 एटम को टच कर रहा होगा। तो अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन देखना होगा, और ये तुम्हारा एक यूनिट सेल के जैसा कंसिडर करना। और इसके अंदर देखो कितने एटम्स हैं इस HCP के अंदर। तो अंदर में तुम्हें ये 3 एटम दिखेंगे, क्योंकि ये 3 एटम अंदर ही रहते हैं, हेक्सागन के अंदर ही रहते हैं। तो अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा HCP में, अगर अपने को जेड पूछा है तो क्या होगा, 3 एटम तो अपना आ गया, ये 1 2 3। लेकिन ये जो एटम है, कॉर्नर वाला एटम, ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है, कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये कितने हेक्सागन में डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे 6 हेक्सागन में डिवाइड होगा, 6 हेक्सागन में डिवाइड होगा। एक एटम 6 हेक्सागन में डिवाइड होगा। तुम कैसे बोल सकते हो एक एटम 6 हेक्सागन में डिवाइड होगा? क्योंकि जब ऐसा ही अरेंजमेंट 6 अरेंजमेंट जब इसमें मिलेगा, तब ये एटम डिवाइड होगा। जैसे मैंने बोला था, कॉर्नर वाला एटम क्यूब में कितने एटम को डिवाइड हो रहा था, कितने क्यूब को डिवाइड हो रहा था, 8 को डिवाइड हो रहा था ना, इसलिए 1/8 लिखा था। सेम हेक्सागन में कितना होगा, 1/6 का कंट्रीब्यूशन होगा, 1/6 का। याद रखना, HCP में कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/6। और ऐसे कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी तो है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 1/6 इंटू 12। अब बोलोगे और कुछ ऐड करना है क्या? हाँ, ऐड करना है। ये सेंटर वाला जो एटम है, ये देखो, इसका हाफ पार्ट इसके अंदर रहेगा, हाफ पार्ट ऊपर वाले FCC के अंदर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर होगा। मीन सोचो कि ये एक हेक्सागन है, यहाँ पे एटम है, तो ऊपर भी एक हेक्सागन होगा, तो ये एटम का हाफ पार्ट इसके अंदर, हाफ पार्ट इसके अंदर। मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इस एटम का क्या होगा, 1/2 इंटू कितना है, हाफ पार्ट ये वाला, इसका भी तो होगा हाफ। समझ में आ रहा है क्या? तो 1/2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 3 प्लस ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया, 6। ये 3 क्वेश्चन अपने HCP में आते हैं। तुम एक्सप्लेन कर पाओगे अगर तुमसे पूछे कि HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्यों होते हैं अगर पूछा जाए तो तुम बोलना कि HCP का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना। ठीक है, पहले बोलना जो ये 3 एटम है ये खुद अंदर ही है, इस अरेंजमेंट के अंदर ही है, तो इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, मींस कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होगा, कोई हाफ वाफ नहीं होगा, तीनों एटम पूरा अंदर है, पूरा का पूरा अंदर है। ठीक है, तो यानी 3 एटम हो गए। फिर HCP में जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, क्योंकि वो 6 हेक्सागन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो अरेंजमेंट तुम देख नहीं सकते, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन याद रखना कि 1/6 होता है, ये याद करो। और ऐसे कितने एटम है अपने पास, 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो 6 + 6 12 हो गए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर
जो सेंटर वाला एटम है इनका हाफ पार्ट इधर होगा, हाफ पार्ट दूसरे हेक्सागन में होगा। ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बता दो, हाफ इसके अंदर हाफ इसके अंदर, समझ में आ रहा है क्या? तो 1/2 इंटू 2 किया मीन्स 1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए? 6। अब तुम्हें टोटल याद करना है, कैसे याद करोगे बताओ? SCC 1, BCC 2, FCC 4 और लास्ट HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 12 रहेगा। ठीक है, याद हो जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी सेम लाइक FCC 74%। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये अपना पैकिंग इन 1D 2D 3D कंप्लीट हो गया। अभी तुम्हें बुक में जाकर के पढ़ना है एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी पढ़ना, जो स्टेट बोर्ड वाला बुक पढ़ रहे हो वो स्टेट बोर्ड वाला बुक पढ़ना। पैकिंग वाला पार्ट पूरा पढ़ो, फिर अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दूंगा। बट मैं बोल रहा हूं तुम्हें कुछ भी डाउट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।